हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आरआरबी एसओ एंड आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम। आज हम आरआरबी मेंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरआरबी मेंस जल्द ही होने वाला है। आपका उसमें प्री नहीं होता है, तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो मेंस के एग्ज़ाम पे करना है। एंड साथ ही साथ उसमें किस तरीके से आपको प्री में पढ़ना है। प्री तो होगा नहीं, मतलब जो आपके रीजनिंग और इंग्लिश या कंप्यूटर्स, इसके बारे में कैसे पढ़ना है उसकी हम एक अलग वीडियो ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका जो सिलेबस जो रहेगा बाकी सब्जेक्ट्स का, मीन्स इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या मैथ्स हो, ये आपका एक तरीके से आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम के लेवल का होता है। तो वो थोड़ा सा टफ रहता है, काफ़ी लॉ ऑफिसर्स उसको नहीं कर पाते हैं, बट क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल एग्ज़ाम का एज रहता है तो यहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और मोर और लेस आईबीपीएस एसओ मेंस का भी मेन सिलेबस ऐसा ही है। इसको मैंने मेंस मतलब किस तरीके से डिवाइड किया है, इसमें मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स, मतलब कि इसमें ये नहीं है कि मतलब जो बड़ा बड़ा एक्ट है तो उसको मेजर रखा है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसको मेजर में रखा है, और जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं उसको माइनर में रखा है। तो मेन आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो हमेशा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। तो जब जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बात की जाए, मतलब लॉ ऑफिसर्स की बात की जाए, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका इंश्योरेंस का हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप ये पीडीएफ साथ में रख के आप अपना सिलेबस जो है रिवाइज कर सकते हैं। फिर न्यू क्रिमिनल लॉज भी है। न्यू क्रिमिनल लॉज में आपको जैसे मालूम ही है कि क्या क्या आने वाला है। बीएनएस हो गया, ठीक है ना, बीएनएस के बाद बीएनएस एसएस हो गया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। ये तीन जो सिलेबस हैं आपके ये आने वाले हैं। साथ में आप इसका क्या करें, कंपैरिजन भी, कंपैरिजन टेबल लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, तो आप कंपैरिजन टेबल भी थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियोस बनाई है आप वो देख लीजिए। बीएनएसएस की भी मिल जाएगी आपको, कॉन्ट्रैक्ट की भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें भी ऐसा ही आता है, मोस्टली क्वेश्चन सेम रहते हैं। इसके भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। वो जो सेक्शंस मैंने बताए वो तो आपको थॉरोली पढ़ना ही है। साथ में आप जो अलग से सेक्शन जो मैंने नहीं बताए वो भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपीए के क्वेश्चंस नहीं समझते तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। भले ही डायरेक्ट से आया हो, लेकिन जब आप वहाँ करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन जो है होगी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन किसका है, वो ज्यूरिसडिक्शन का ही बनता है कि मतलब कितना क्या अमाउंट रहता है, ठीक है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हो, चाहे वो स्टेट कमीशन का हो, या फिर वो नेशनल कमीशन का हो, ये तीनों ही आप समझ लीजिए कि इसका क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी आप ये सब चीज़ें पढ़ लें। सरफाइसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सरफाइसी की मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर चुके हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेकंड वीडियो भी मैं इसके लेके आ जाऊंगा, जिससे कि जो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ से उनको आइडिया मिल जाएगा कि सरफाइसी की आखिर प्रोसीजर क्या रहती है, ठीक है। उसके बाद आईबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप ये समझ लीजिए कि आईबीपीएस का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आईबीसी आपका इंपॉर्टेंट है। आईबीसी में अभी तक जो पर्सनल इंसॉल्वेंसी वो तो नहीं पूछा गया है, बट थोड़ा सा आप उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या क्या रहेगा इसमें। आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। और इसमें पीआईआरपी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीआईआरपी के भी आ सकते हैं। आरपी आईआरपी में क्या फ़र्क होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 7 से भी आ सकता है, ठीक है, सेक्शन 12A से भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और परसेंटेज वोटिंग कितना है, वोटिंग शेयर क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कंपनीज एक्ट की भी मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो बनाई है, आईबीसी की भी है। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं और वहीं से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एलएलपी एक्ट से इतना नहीं आ रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप एक्ट, उससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादातर की जो माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको, वो माइनर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। सीपीसी में अभी ऑर्डर्स भी पूछे गए थे, ठीक है, पास्ट में ऑर्डर्स भी पूछे गए थे, आप ऑर्डर्स भी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ वीडियो बनाई है, वीडियो में आप देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। उसके अलावा भी ऑर्डर्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है ये, अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है रह सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इतना सारे ऑर्डर्स पढ़ना भी ईजी नहीं है। उसके बाद ये सेल्स ऑफ गुड्स
एक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से इस पे क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, भले ही छोटा एक्ट है पर देखने के लिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने रखे हैं माइनर एक्ट। माइनर एक्ट आप देख लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये कई बार लोगों को इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू देना जा रहे हैं तो इंटरव्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये पढ़ लीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत ज़रूरी है आपको, और उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन वगैरह से ज़्यादा पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो ठीक है। इंजंक्शन से पूछ लेंगे आप कितने मंथ्स में, लिमिटेशन क्या रहता है, वो 6 मंथ्स वाला लिमिटेशन, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बैंक में जॉब करेंगे, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके शेड्यूल भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आई थिंक सेबी में इसके शेड्यूल्स भी पूछे गए थे, ठीक है। तो आप सेबी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन IBPS पूछ लेता है उससे रिलेटेड दूसरे एग्जाम में भी वो पूछता है। आर्बिट्रेशन, इस बार आर्बिट्रेशन के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन आप पढ़ना कि बस ये लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चंस उससे नहीं आया है। आरटीआई आपको बैंक में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा इसमें, इसलिए आप ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें अपील का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और इस कौन से शेड्यूल में ये चीज़ें लिखी हैं कि आरटीआई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये पढ़ लीजिए। थर्ड पार्टी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, आपको काम आएगा। पीएमएलए आप पढ़ लीजिए, पीएमएलए से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे 180 डेज में रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, आप ये देख लीजिएगा। रेरा से अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए, पास्ट में पूछा गया है, आप स्किप कर सकते हैं। लोक अदालत में यही सेक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो एटलीस्ट यही क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद कुछ नहीं पूछे गए, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। लिमिटेशन से आ सकता है कि उसकी क्या लिमिटेशन मीन्स कि क्या 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 10 लाख से प्लस वाला केस जाएगा, क्या 1 करोड़ से ऊपर वाला केस जाएगा, ये लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब उसकी पेक्यूनियरी लिमिट कितनी है, कि मतलब इस केस तक तो वो जा सकता है लोक अदालत में, उसके बाद वो नहीं जाएगा। तो ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। ओम्बड्समैन स्कीम से आई थिंक लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो न्यू स्कीम है वो एक पढ़ के रखिए, आपको काम भी आएगा। RDBA यानी कि जहाँ पे OA फाइल होती है, कई बच्चे OA और SA में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो OA और SA में कंफ्यूज नहीं रहना है। OA आपका फाइल करता है बैंक अंडर RDBA एक्ट, और SA फाइल होता है सरफाइसी में, वो कौन करता है, वो आपका बोरोवर या फिर एनी एग्रीव पार्टी, ठीक है, वो फाइल करता है ऐसे अगेंस्ट बैंक सरफाइसी एक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंफ्यूजन, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड जब बैंकिंग में आप जाएंगे तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो OA और SA में ही फ़र्क नहीं बता पा रहे, तो आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको। RBI से कुछ आएंगे, जैसे एसेट, कितने टाइम तक आप एसेट रख सकते हैं, है ना, लाइसेंस किस सेक्शन में आता है, वो ये सारे चीज़ें आप पढ़ लीजिए। बैंकिंग रेगुलेशन में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टैम्प एक्ट भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप ऊपर से एक बार जो ऊपर के कुछ सेक्शंस है 30-40 सेक्शंस, आप वो पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आईटी एक्ट से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आईटी एक्ट में क्या सीन है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इस टाइप से चलता है, लेकिन आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें भी आप एटलीस्ट जहाँ तक पनिशमेंट बताया गया है, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिए, यानी सेक्शन 66 के आसपास कुछ सेक्शंस है, वो आप एटलीस्ट पढ़ के रखिए। मेन यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन वो थोड़े डीप है, कभी पूछते कभी नहीं पूछते, आप स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ तक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 8-9 सेक्शन ही है इसमें, तो ये देख लीजिएगा। पेमेंट सेटलमेंट एक्ट इज़ लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओनली, लेकिन इसमें क्या है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको समझना भी मुश्किल होता है, बट इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, और क्योंकि टेक्निकल रहता है तो आप भूल जाते हैं। अब इसमें जो NEFT वगैरह, RTGS, ऐसे कुछ चीज़ें, UPI भी मान लीजिए, वो इससे रिलेटेड ही कनेक्टेड है, कि मतलब अगर आपने कोई मैंडेटरी चीज़ दी हुई है, जैसे मैंडेट बोलते हैं हम लोग, ECS बोलते हैं, ठीक है, ये आपने मैंडेट दिया, अगर वो फेल हो जाता है तो आप इसमें लाइबल होते हैं, तो बैंक इसमें भी केस फाइल कर सकता है, सिमिलर टू सेक्शन 138, ठीक है। सक्सेशन एक्ट भी पूछा जाता है, सक्सेशन एक्ट भी आप याद कर लीजिए। ट्रस्ट एक्ट आप क्या कीजिए, इसमें सिर्फ एक व्यू ले लीजिए किसी वेबसाइट से, जैसे आई प्लीडर से आप ले सकते हैं, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आई प्लीडर से ले लीजिए। हिंदू सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गार्जियनशिप भी आप पढ़ सकते हैं कि गार्जियनशिप में क्या क्या आता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेबी एक्ट के आप थोड़े से चीज़ें जो है पढ़ ले। सेबी में क्या क्या आया था, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब लेटेस्ट लॉ जो आ रहे होंगे वो भी पूछ सकते हैं, जैसे वक्फ अमेंडमेंट है, हो सकता है पूछे ना, क्या पता एक क्वेश्चन ही पूछ ले। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना। कोई न्यू अगर एक्ट आपको लगता है कि न्यू कोड कुछ आने वाला है, जैसे अभी बीच में एडवोकेट बिल आया था, ठीक है, मान लीजिए अगर वो आ जाता है, जब तक आपका एग्ज़ाम आता है दोबारा बिल आता है और उसको एसेंट मिल जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, तो वो भी पूछा जा सकता है। मतलब जो भी आपकी न्यूज़ में अमेंडमेंट भी चल रही होगी तो वहाँ से भी आ सकता है। जैसे कि कंज्यूमर फोरम से अमेंडमेंट जब हुआ था तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब कोई एक्ट आपका अगर न्यूज़ में चल रहा हो काफ़ी टाइम से एंड उसमें कोई अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है तो वो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एक्ट। अब आपको पढ़ना कैसे, अब आप पढ़ना कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, आप उसके आगे एक बार लगा दीजिए। बार मतलब क्या, मैंने एक बार रिवाइज कर लिया। उसके साथ जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपने दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आप एक बार और बार लगा दीजिए पूरा कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए आपने मार्क लगा लिया। जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आप सब्जेक्ट में लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर फोरम में लगा लिया आपने, सरफाईसी पढ़ लिया, आईबीसी पढ़ लिया, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या पता लग रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो 3 बार पढ़ लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सरफाईसी, आईबीसी एक ही बार पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो उससे आपको एंड में काम आएगा। सपोज कीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इतने टाइम्स पढ़ लिया, ठीक है, 7 टाइम्स आपका हो गया, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स देखते हैं कि 2 ही बार हो रहा है, ये आपका स्किप हो गया है, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये जब आप नोट करेंगे, इससे आपको पता रहेगा कि ये सब्जेक्ट तो मैंने काफ़ी पढ़ लिया है, ये सब्जेक्ट मैंने 2 बार पढ़ा है, ये सब्जेक्ट मैंने टच ही नहीं किया है। इससे आपको जो है चीज़ों का पता रहेगा। और आप, हाँ, क्या होता है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को। जैसे कि मान लीजिए आपने सीपीसी आपको पसंद नहीं है, अब आपने पढ़ा ही नहीं तो उसमें आपको दिख रहा है। अब जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, हमने नहीं पढ़ा है, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट तो कभी ना कभी आना है, कभी ना कभी आपको फेलियर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए पहले से ही आप अगर ये सब चीज़ें मार्क करके रखेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि एंड में आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये सब्जेक्ट जो है ज़्यादा पढ़ा है, ये सब्जेक्ट कम पढ़ा है। और वहाँ से आप जो सब्जेक्ट आपने ज़्यादा पढ़ा आपको स्पीड में भी रिवाइज कर सकते हैं। आपने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किए होंगे तो आपको स्पीड में पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपने कम रिवाइज किया तो आप उसको फोकस दे के पढ़िए। और इसमें अभी इसमें कोई एमसीक्यू के बुक्स वगैरह नहीं है एज पर मतलब आईबीपीएस के पैटर्न में। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर दूँ और इसी के साथ आपका जो है एमसीक्यूज़ भी जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना मतलब जो है चीज़ें पढ़ना है। और आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज से क्या होगा, आपको चैप्टर में क्या है, जैसे कि आईबीसी का एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से चैप्टर में आता है। तो अगर आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, नोट डाउन करके पढ़ेंगे, तो आपको ये भी पता रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कौन से चैप्टर से आया है। और उस चैप्टर के बाद आपको सेक्शंस भी इंडेक्स पेज से रिवाइज करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सेक्शन वाइज रिवाइज हो जाएगा कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। तो ऑड वन आउट अगर करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई सेक्शन आपको दे दिया, आपको लग रहा है कि वो 60-70 की रेंज में है और उन्होंने ऑप्शन में 80-90 भी दिया हुआ है, तो आप ऑड वन तो कर सकते हैं। ऑड वन आउट बहुत ईजी होता है। बस आप उसको, जब आप कोई भी चैप्टर फिनिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सारा बेयरक्ट एक ही साथ फिनिश करें, एक साथ खत्म करें, आप चैप्टर वाइज कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने चैप्टर 2 ही पढ़ा है, कंप्लीट किया, आपने 3 नहीं पढ़ पाए, 2 को आप इंडेक्स से रिवाइज कर लीजिए। जब आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक बार चैप्टर 2 का इंडेक्स पेज ओपन करके देख लीजिए कि लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा है। तो इन चीज़ों से आपको जो है रिवीजन बहुत अच्छा होगा और आपका एग्ज़ाम भी जो है बहुत अच्छा होगा। ये सिलेबस की पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना रिवीजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई एक्ट नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। सरफाईसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आके सरफाईसी प्रोसीजर अप्लाई कैसे होता है और क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।